चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1774 का या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट हम लोगों का टॉपिक आज रहेगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। इससे पहले किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, 1773 का जब चार्टर एक्ट आया तो उस समय कई चेंजेस हो गए थे। चेंजेस दो लेवल पर देख सकते हैं। एक तो चेंजेस हो गए थे इंडिया में ही, कंपनी के प्रशासन में। इवन ये कंपनी की स्थिति में भी भारत में बदलाव हो गया था। जहां पहले कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, राजनीतिक उसका हस्तक्षेप सीमित था, अब वो एक बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल कर रही थी। 1756 में उन्होंने बंगाल को जीत लिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और फिर 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि से उनको दीवानी और निजामत दोनों के राइट मिल गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। यानी वो दोनों लेवल पर ही जो रिवेन्यू है वो जनरेट कर सकती थी कंपनी, रिवेन्यू अचीव कर सकती थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रशासन कंपनी को मिल गया। अब कंपनी कोई ट्रेडिंग करने वाली कंपनी नहीं रही थी। फिर इसके बाद क्या और हुआ कि जब कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आ गई, बंगाल की लूट शुरू हो गई थी। ये कहते हैं कि एक ही साल में बंगाल से लगभग 2 करोड़ की जो संपत्ति है वो बाहर ले जाई गई। एक तरीके से खुली लूट थी। अब इसका जो असर था वो इंग्लैंड में पड़ रहा था। इंग्लैंड में क्या असर पड़ रहा था? दो तीन बातें हुई। देखो, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उससे ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई थी, या द्वैध शासन जिसे हम लोग कहते हैं, वो बंगाल में स्थापित कर दिया गया था। द्वैध शासन कैसे था कि कंपनी ने निजामत के अधिकार, निजामत माने जो क्रिमिनल मैटर्स हैं या कानून व्यवस्था बनाने का जो अधिकार था, वो तो दे दिया कंपनी के, सॉरी, बंगाल के नवाब को, उसके ऊपर छोड़ दिया। और रिवेन्यू इकट्ठा करने का जो काम था, जिसे दीवानी कहते थे, वो रखा अपने पास। तो अब दो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए बंगाल में, यानी दो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी कंपनी, जो दीवानी के माध्यम से कंट्रोल करती थी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था नवाब, जो निजामत के माध्यम से कंट्रोल करता था। लेकिन अब ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं था। ये भी बिल्कुल क्लियर इसलिए नहीं था कि निजामत का भी जो अ, व्यक्ति या जो निजामत के कामों को देखता है, यानी कानून व्यवस्था के जो कामों को देखने वाला व्यक्ति था बंगाल में, वो भी कंपनी के माध्यम से ही नियुक्त होना था। अब इस ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों लोग थे, कंपनी और बंगाल का नवाब। बंगाल के नवाब ने तो प्रशासन की तरफ कोई ध्यान इसलिए नहीं दिया, उसका ये मानना था कि अब हम लोगों को क्या करना है, कंपनी देखेगी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कंपनी इकट्ठा करती है। तो उसने तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया कि उनका ये कहना था कि हमारा इससे क्या मतलब है, ये काम तो दीवान का है या नवाब का है बंगाल के, वो देखेगा। एक तरीके से कंप्लीटली कैओटिक सिचुएशन जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, वो बंगाल में आ गई। बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई, कैओस उत्पन्न हो गया। अब इस बारे में ब्रिटेन में भी चर्चा होने लगी कि कंपनी बंगाल में क्या कर रही है। ब्रिटेन में भी लोग इसकी चर्चा करने लगे, पार्लियामेंट में भी चर्चा होने लगी। इसी बीच में एक और बात हुई कि इस बंगाल में जब लूट मचाई इन लोगों ने, तो फिर ये बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करके लेके आने लगे इंग्लैंड। अब वहां के लोग इनसे जेलस फील करने लगे।
ये माना गया कि एक ही साल में क्लाइव ने 40,000 पाउंड की संपत्ति इंग्लैंड में खरीदी, एक ही वर्ष में, जब वो यहाँ गवर्नर थे बंगाल के। दूसरी बात ये हुई कि जब राजा को ये पता चला कि कंपनी खूब पैसा लूट रही है बंगाल में से, और उनके जो पर्सनल लोग हैं यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बहुत मालदार होने लगे थे, खूब ऐशो आराम से इंग्लैंड में रहने लगे थे। इवन यहां तक हो गया था कि उनको नवाब्स कहने लगे थे इंग्लैंड में लोग, कि ये तो नवाब हैं, जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो कि इंग्लैंड के समाज के सबसे खराब लोग थे, उन्हें कंपनी में नौकरी दी जाती थी, चोर उचक्कों को शामिल किया जाता था उसमें। अब वो चोर उचक्के आज संभ्रांत व्यक्ति बन गए थे इंग्लैंड के समाज के। तो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने ही इसके ऊपर सवाल निशान लगाना शुरू किया। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने भी इसमें हाथ धोना चाहा कि जो ये लूट होके आ रही है भारत से, इसमें हमारा भी हिस्सा हो। उसने कंपनी से 4 लाख पाउंड की मांग की। उसने ये कहा कि 4 लाख पाउंड राजा को चाहिए हर वर्ष कंपनी से, जो वो टैक्स के रूप में देती है इससे अलग। अब ये परेशानी की स्थिति थी कंपनी के साथ में। हालांकि ये डिमांड पूरी नहीं हुई, मतलब ये 4 लाख रुपए दिए, लेकिन राजा ने 4 लाख की मांग की। अब इसमें एक और पॉइंट था, कंपनी के लोगों ने, अब देखो दो स्थितियां थी, कंपनी के लोग तो हो रहे थे पैसे वाले, और कंपनी की माली स्थिति हो रही थी खराब। कंपनी की माली स्थिति इसलिए खराब हो रही थी कि जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, वो चरम पर था। कंपनी का हर व्यक्ति भारत से व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहा था यहाँ बंगाल में, कंपनी के व्यापार पर किसी का ध्यान नहीं। अब कंपनी के व्यापार पर ध्यान नहीं था तो उनका लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए कंपनी का तो लाभ जा रहा था नीचे। और कंपनी लगातार युद्ध भी लड़ रही थी, बंगाल में उन्होंने युद्ध लड़ा, इसके बाद दक्षिण भारत में भी लड़ाइयां कंपनी लड़ रही थी। अब लड़ाइयां और युद्ध लड़ने में तो कंपनी का ही पैसा खर्च हो रहा था, जबकि उसका लाभ जो था वो कमा रहे थे कंपनी के कर्मचारी, व्यक्तिगत व्यापार से या बाकी सब लूट मार करके। तो एक एक असमंजस की स्थिति थी, कंपनी के कर्मचारी मालदार हो रहे थे और कंपनी डूब रही थी। कंपनी के कर्मचारियों ने क्या किया, अपने लिए यहां तक हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सीटें खरीद ली, वहां लोगों को पैसा दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीधे सीटें खरीद ली गई। इस बात से राजा जो था उन लोगों को मजबूर नहीं कर सका 4 लाख रुपए देने के लिए। जेलस एक कंपनी थी, और फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनी में देखने को हम लोगों को मिला। इसके बाद में कारण क्या था इसका, ये चार्टर एक्ट का जो बेसिक कॉज था, मतलब ये सारे तो कारण थे ही, इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने का, देखो भ्रष्टाचार, कंपनी का चरम पर, अव्यवस्था, ये कारण। और इस सबका आधार ये माना गया कि कंपनी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी के ऊपर नहीं है और कंपनी का उसके कर्मचारियों के ऊपर नहीं। अब कंपनी की जब माली स्थिति खराब हो गई तो कंपनी लॉर्ड नॉर्थ के पास गई। लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा हमें आप ऋण दे दीजिए, हमारी माली स्थिति खराब है। 14 लाख पाउंड का उनको लोन चाहिए था। अब इतना बड़ा ऋण कैसे दिया जाए, 14 लाख नहीं, 1,40,00,000 पाउंड, 14 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए था। अब इतना बड़ा लोन कैसे दिया जाए, अब सरकार कंपनी को डूब भी नहीं देना चाहती थी। इवन ये था कि कंपनी के लिए, कंपनी के पास उनके सर्वेंट्स को पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग पैसा तो दे देंगे। अब पार्लियामेंट के लोगों को मौका मिल गया, जब कंपनी उनके पास गई, अब पार्लियामेंट के लोगों को मौका मिल गया कि अब कंपनी के कामों में हस्तक्षेप किया जाए। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई जिसे गुप्त समिति उसका नाम दिया, एक सीक्रेट कमेटी बनाई जिसे ये काम दिया गया कि आप कंपनी के कामों का अवलोकन करिए, चेक करिए, इवेलुएट करिए और फिर एक रिपोर्ट दीजिए। हम उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया चार्टर कंपनी के लिए पेश करेंगे, जिसमें हम अपनी मांगे रखेंगे और कंपनी अगर इन मांगों को मान लेती है
तो फिर हम आगे चल के चार्टर जो है वो रिन्यू कर देंगे इनका, नहीं तो हम कंपनी का चार्टर रिन्यू नहीं करेंगे और लोन जो है कंपनी का वो फाइनल नहीं होगा। इस गुप्त सीक्रेट कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि कंपनी के जो लोग हैं और कंपनी भारत में, केवल भारत में ही नहीं बल्कि इजिप्ट में भी, मिस्र में भी, क्योंकि उस समय मिस्र में भी कंपनी आ गई थी, इजिप्ट में भी शासन करने लायक नहीं। इसलिए कंपनी को ये करना चाहिए कि समाप्त करके, और चूंकि बंगाल में अब सीधे तौर पर कंपनी का शासन आ गया है, तो बंगाल के शासन को टेक ओवर कर लेना चाहिए, राजा को खुद या ब्रिटिश पार्लियामेंट को खुद वहां का शासन चलाना चाहिए। ये गुप्त समिति की सिफारिश थी। अब इतना बड़ा स्टेप तो नहीं लिया जा सकता था कि कंपनी को समाप्त करके और बंगाल का, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस सब सिचुएशन के मद्देनजर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास किया गया। मई में ये पेश किया गया था पार्लियामेंट में, और ये जाके फिर पास हुआ 1774 में। तो इसीलिए से चार्टर एक्ट 1774 का कह देते हैं, लेकिन नाम जो आता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही आता है। इस एक्ट में इसलिए पूरी तरीके से जो एक कैओटिक सिचुएशन थी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियल सिस्टम में और प्रोविंशियल लेवल पर, उसे पूरा करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो देखते हैं, एक सेकंड। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैंने क्लास ले रहा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं तो लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो क्लास ले रहा था। मैं फिर आ जाऊंगा आपसे, मंडे आ जाऊंगा मिलने के लिए। फिर जब खुलेगा तब मिल लूंगा आपसे। हाँ ओके, थैंक यू प्रिया जी, ओके जी नमस्कार। चलिए, इसमें लिखना आप अगले पॉइंट में, नेक्स्ट में, हेडिंग डाल लीजिए आप, चार्टर एक्ट ऑफ 17, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हेडिंग ये डाल लीजिए, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए 1774। ठीक है, ब्रैकेट में 1774 भी लिख लीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखना, द चार्टर एक्ट ऑफ 1773, the charter act of 1773 was passed in the wake of chaotic situation, in the wake of chaotic situation of administration in Bengal, chaotic situation of administration in Bengal, and also in the company too, and also in the company too। अंग्रेजी हिंदी में लिखिए। 1773 का विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम बंगाल की अव्यवस्था, बंगाल की अव्यवस्था तथा कंपनी में तथा कंपनी में उत्पन्न, कंपनी के प्रशासन में उत्पन्न, ऐसा लिखिए, तथा कंपनी के प्रशासन में उत्पन्न संपूर्ण अव्यवस्था की देन था, संपूर्ण अव्यवस्था की देन था। ठीक है, बाय द अलाहाबाद ट्रीटी, बाय द, या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो भी आप लिखना चाहें, बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद of 1765, of 1765 with Mughal emperor, with Mughal emperor, company became, company became
a political authority in India. Company became a political authority in India. 1765 में या 1765 की इलाहाबाद की संधि से कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई. It formed a dual form of government in Bengal. It formed a dual form of government in Bengal. इसने बंगाल में द्वैध व्यवस्था का निर्माण किया. ठीक है, इसमें नहीं जाएंगे ये क्या थी, जस्ट आप याद रखना कि द्वैध व्यवस्था का मतलब था, यहाँ पे ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब था कि कंपनी और बंगाल का नवाब दोनों मिलकर प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे. लेकिन किया किसी ने भी नहीं, है ना. ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कंटिन्यूएशन में लिखना, बट this led to a complete breakdown of administration. But this led to a complete breakdown of administration and law and order in Bengal. जिसके कारण बंगाल में संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था का पतन हो गया. ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना. At the same time, the trade of company reduced. इसी समय कंपनी के व्यापार में कमी देखी गई, क्योंकि कंपनी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हो गई ना, कि व्यापार अब करना उसका काम नहीं रहा. The trade was reduced, and so as the profit of company too. तथा इसी के साथ कंपनी का लाभ भी कम हुआ. ठीक है, अब देखो एक अद्भुत सिचुएशन बन गई. कंपनी के अधिकारी जो थे या कर्मचारी, वो एक रईस आदमी थे. बंगाल की लूट से उन्होंने खूब लूटा, यहां से वहां से. क्लाइव ने खूब लूटा. और कंपनी जो थी, जो उनकी पैटर्नल जो भी कहें आप, जो उनको दे रही थी सैलरी वगैरह सब कुछ, वो कमजोर हो रही थी. वो बैंकरप्सी के कगार पर थी. तो लिखना कंटिन्यूएशन में, there was very strange situation formed with company in India. कंपनी के साथ भारत में बड़ी ही अद्भुत परिस्थितियां थीं. While there was financial breakdown in company,
a financial breakdown in company जबकि जबकि भारत में कंपनी वित्तीय अस्थिरता के समय में थी, his servants were getting, बल्कि हर होगा, her servants were getting more rich, उसके कर्मचारी उसके कर्मचारी उतने ही उसके कर्मचारी उतने ही समृद्ध थे। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, द रिचनेस ऑफ कंपनी सर्वेंट द रिचनेस ऑफ कंपनी सर्वेंट pose a question mark on the philosophical ideas of Britain too. On the philosophical ideas of Britain too. ठीक है, मैं बताऊंगा अभी ये कैसे, हिंदी में लिखो पहले। कंपनी के कर्मचारियों की समृद्धता तथा भ्रष्टाचार ने ब्रिटेन में दार्शनिकों के समक्ष एक चुनौती भी प्रस्तुत की। ठीक है, अब ये क्या सर, इसे प्लीज रिपीट कर दीजिए। अब मुझे याद नहीं है, देखो कोई भेज देगा आपको, या उसमें देख लेना रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अब चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि वो सत्य और न्याय की बात कर रहे थे, और यहाँ केवल कंपनी में असत्यता थी, केवल भ्रष्टाचार था, सीटें खरीदी जा रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उनको ये लग रहा था, जो थिंकर्स थे ब्रिटेन के, कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को ही ना समाप्त कर दें ब्रिटेन के। अगर ब्रिटेन में पार्लियामेंट में सीटें बिकने लगी तब फिर क्या स्थिति बनेगी। इसलिए वो लगातार ये समस्या की सिचुएशन में थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये सही समय है कि कंपनी पर एक नियंत्रण बनाया जाना चाहिए। So there was a general demand in Britain, बल्कि इंग्लैंड लिखिए। So there was a general demand in England to have a control on the affairs of East India Company. इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर सरकारी नियंत्रण की मांग ब्रिटेन में वृहद स्तर पर थी। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। अब इसी बीच में मौका मिल गया उन्हें, पहले तो मौका नहीं मिल रहा था। मौका ये मिल गया कि कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही थी अपने लोगों को। उन्होंने कहा भाई हमारी हालत ऐसी है नहीं, आप हमें पैसा दीजिए उधार। लॉर्ड नॉर्थ के पास चले गए, उन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन आप हमारी मांग मानिए। उन्होंने कहा बताइए मांग। उन्होंने कहा पहले जांच कर लें आपके काम, फिर अपनी मांग बताएंगे। और इसीलिए एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया। इसे मेसोपोटामिया कमेटी के नाम से भी जानते हैं, मेसोपोटामिया आयोग कहते हैं इसे।
तो मेसोपोटामिया आयोग का गठन किया लॉर्ड नॉर्थ ने, और इसमें यही था कि कंपनी एक्चुअली ना, कंपनी अपना व्यापार करती थी इजिप्ट के माध्यम से, भारत से सामान लेके जाती थी। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रेड सी आएगा, लाल सागर आएगा, फिर फ्यूज कैनल आएगी, तो उस समय फ्यूज कैनल तो थी नहीं। इजिप्ट से, मिस्र से ही सामान लैंड रूट से जाता था। तो इजिप्ट में भी ये लोग थे, इजिप्ट में भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, इंग्लैंड के पास था इजिप्ट का हिस्सा। तो वहां भी कंपनी कैओटिक सिचुएशन में ही थी, वहीं के जो लोग थे उनको लेकर भी। तो लिखिए अगले पॉइंट में, बाय द स्टार्टिंग ऑफ 1770, बाय द स्टार्टिंग ऑफ 1770, या ऐसा लिखिए, हाँ, अप बाई करने की जगह अप टू लिखिए, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ 1770, 1770 कंपनी फॉट मेनी वॉर्स इन इंडिया, कंपनी फॉट मेनी वॉर्स इन इंडिया। 1770 ईस्वी तक, 1770 ईस्वी तक कंपनी ने भारत में अनेक युद्ध लड़े, भारत में अनेक युद्ध लड़े। सो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी गेटिंग मोर वर्स, सो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी गेटिंग मोर वर्स। इस प्रकार कंपनी की वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति अधिक खराब हो गई, अधिक खराब हो गई। सो इन 1772, so in 1772 company approached the British government, company approached the British government for a bailout package, for a bailout package। अतः कंपनी ने 1772 ईस्वी में, कंपनी ने 1772 ईस्वी में उद्धार के लिए, उद्धार के लिए एक आर्थिक पैकेज की मांग की, आर्थिक पैकेज की मांग की। लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन accepted this demand। Lord North, the PM of Britain, accepted this demand। लॉर्ड नॉर्थ ने, ये पूछा गया है, ये आया है एचजीएस में भी आया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, वॉज लॉर्ड नॉर्थ। यहीं से मिलता चला जाएगा आपको सब। लॉर्ड नॉर्थ एक्सेप्टेड दिस डिमांड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया। बट they set up a secret committee, but they formed or set up a secret committee to study the company's affairs in India, to study the company's affairs in India and England, दोनों में ही, in India and England। परंतु भारत एवं इंग्लैंड दोनों में ही, परंतु भारत एवं इंग्लैंड दोनों में ही, भारत एवं इंग्लैंड दोनों में ही
कंपनी के मामलों के अध्ययन के लिए, कंपनी के मामलों के अध्ययन के लिए एक समिति का, गुप्त समिति का गठन किया। गुप्त समिति का गठन किया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन या ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, ऐसा लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी, the Regulating Act of 1773 was passed. The Regulating Act of 1773 was passed. इस समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर ही, जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर ही 1773 का विनियामक अधिनियम पारित किया गया। विनियामक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, दिस एक्ट वॉज पास्ड, दिस एक्ट वॉज पास्ड in March 1774, in March 1774, यह अधिनियम मार्च 1774 में पारित हुआ। इंट्रोड्यूस हो गया था 1773 में ही, मार्च 1774 में पारित हुआ। एंड द कंपनी वॉज ग्रांटेड, the company was granted a loan of 14 million pound, a loan of 14 million pound, तथा कंपनी को 14 मिलियन पाउंड का ऋण दे दिया गया। ठीक है, पर जो ये ऋण दिया गया, ये शर्त थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कि इसे स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। इसे एक्सेप्ट किया गया है ना। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, द मेन प्रोविजन, द मेन प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के विनियामक अधिनियम के मुख्य प्रावधान। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बताओ पहले ऑनलाइन वाले। जी सर। सर ये हेडिंग रिपीट कर दीजिए। द मेन प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के विनियामक अधिनियम के मुख्य प्रावधान। ठीक है, हाँ मीना जी बताइए। कुणाल, आप मुझे मैसेज नहीं किया आपने, मैं आप ग्रुप में नहीं है इसमें, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे। जी सर, मैं सर भूल गया था। हाँ मीना जी। सर एक डाउट है। हाँ सर ये विनिमक अधिनियम ही क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये कंपनी के कामों का नियंत्रण करता है ना। अरे कंपनी के कामों का विनियमन करता है या नहीं करेगा? ये हाँ करता है ये। करेगा ना, क्योंकि भाई कंपनी ने बवंडर मचा दिया था उन लोगों ने। अब उनको कंट्रोल करना है ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। पहले वो पार्लियामेंट जी। से मतलब नहीं था कंपनी का, इसीलिए ये पहला भी एक्ट है जिससे पार्लियामेंट्री कंट्रोल शुरू होता है वो कंपनी के ऊपर। दैट वाज द फर्स्ट एक्ट। इसे लिखवाऊंगा मैं इस पॉइंट को आप, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में।
Regulating Act of 1773 was the first charter act by which the control of British Parliament started on East India Company. अब देखना वो करेंगे इसको धीरे धीरे, इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी के कामों के ऊपर रेगुलेशन लगाने का काम करता है। और किसका रेगुलेशन लगाने का काम करता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का करता है। ठीक है ना? लिखो इसको, मैं अगला इसमें लिखना, मेन प्रोविजन में फर्स्ट लिखना, फर्स्ट प्रोविजन। देखो फर्स्ट प्रोविजन इसका क्या था, जब सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में भी जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी खराब है, और इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी खराब है, हमें दोनों लेवल पर चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। वहां क्या खराब था ब्रिटेन में? हम लोगों ने पहले देखा, इससे ब्रिटेन में दो तरीके के लोग थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी। एक वो लोग थे जिन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई हुई थी, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, पैसा लगाया हुआ था, उनको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। हाँ या ना बताओ, थे नहीं? पहले लिखा है हमने 1600 के चार्टर एक्ट में, उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते थे। और वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करते थे, अपने में से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते थे, जो कि 24 लोग थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, ये भारत में प्रशासन को देखने का काम करते थे। ये तो इंग्लैंड में प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब इसमें भी ये था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग बन सकते थे कंपनी के जो कम से कम 500 पौंड जिन्होंने निवेश किया हुआ था, यानी जिनके पास लगभग 500 पौंड के शेयर थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो बन सकते थे जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड के शेयर्स थे। अब देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास दोनों शक्तियां थी। क्या क्या शक्तियां थी? वो भारत में प्रशासन भी देख रहे थे कंपनी का, और वो प्रोप्राइटर्स थे ही, मतलब उनके पास लाभांश भी आता था कंपनी का, यानी कंपनी जो लाभ कमाती थी उसमें से उनको भी हिस्सा मिलता था। तो हुआ क्या कि कंपनी के लोगों ने, जो सर्वेंट थे कंपनी के, उन्होंने पैसा कमा लिया यहाँ पे खूब लूट मार करके, कंपनी के शेयर खरीद लिए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स चुन लिए गए, और फिर बाद में वही लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गए। तो बहुत लोग ऐसे थे जो भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गए, और फिर उन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों को भारत में प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त करा दिया, कंपनी के कर्मचारी भी नियुक्त करा दिया, क्योंकि प्रशासन देखने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही करता था। अब ये बात कंपनी को, ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को खराब लगी कि सब कुछ वही देख रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे, है ना? अब इसमें चेंज किया गया। सबसे पहला चेंज ये किया गया कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, उनको नए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तभी बन सकते थे जब कम से कम उन्होंने 1000 पाउंड निवेश किया हो, यानी राशि को है बढ़ा दिया। पहले 500 थी से बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति, छोटा कर्मचारी भी कंपनी का कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स नहीं बन सकता था कंपनी का। दूसरा क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी जहां पहले 1000 पाउंड था, उसे बढ़ाकर 2000 पाउंड कर दिया, कि अगर किसी वही व्यक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुना जा सकता था या चुनने के लिए एलिजिबल होता जिसने कम से कम कंपनी में 2000 पाउंड की जो राशि है वो निवेश की गई होती। एक चेंज तो उन्होंने ये आया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो सीरियस लोग थे या जिन्होंने कंपनी पे जो ज्यादा पैसा लगाया हुआ था, केवल वही अधिकारी उसमें चुने जा सकते थे। तो एक ये सुधार था। दूसरा सुधार क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे भारत में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये निर्देशित कर दिया गया कि भारत से आने वाली सभी रिपोर्ट, वित्तीय मामलों की, तो वो जो चांसलर था एक्सचेकर का, यानी अर्थ मंत्री जिसे हम लोग कहते थे ब्रिटेन में, उसको देनी थी। उसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते थे। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, वहां फाइनेंस मिनिस्टर का नाम चांसलर ऑफ एक्सचेकर है।
तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर के सामने रखनी थी वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिपोर्ट। और जो प्रशासनिक या मिलिट्री मामले थे, इनसे संबंधित सारी रिपोर्टें जो थी वो होम सेक्रेटरी के पास रखनी थी, जिसे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, विदेश सचिव, करेक्ट, विदेश सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने रखनी थी। अब समझो इस बात को, इस पॉइंट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी दो मंत्री। मंत्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इसका मतलब इनडायरेक्टली अब भारत के जो काम थे, प्रशासनिक जो कार्य थे या प्रशासनिक जो रिपोर्ट थी, वो किसके कंट्रोल में आ गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से या ब्रिटिश कैबिनेट के माध्यम से कंपनी के कामों को अब नियंत्रित कर सकती थी, क्योंकि कंपनी को अब सारी जो रिपोर्ट है अपनी वो दे सकती, भले लिमिटेड रूप से करती, लेकिन करती। ये पहला रेगुलेशन था जो कंपनी के काम के ऊपर लगा। पहले भारत में कंपनी क्या कर रही थी, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं था, न ही ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको देखती। इस पहले एक्ट से इसे रेगुलेट कर दिया गया। क्लियर है? हाँ जी, बताओ। जी सर। ये वाला जो बदलाव आया, ये आया था ब्रिटेन में प्रशासनिक व्यवस्था में, यानी ब्रिटेन में जो कंपनी का प्रशासन था उसमें ये चेंज लेके आए। क्लियर है? लिखवा दो। सर, हाँ जो जी। ये यहाँ पे गुप्त समिति बनी थी, इसका कुछ नाम था या सिर्फ गुप्त समिति थी? नहीं, केवल सीक्रेट कमेटी से कहते हैं। वैसे इसका मेसोपोटामिया आयोग भी इसे कहते हैं। दूसरा एक इसका नाम है मेसोपोटामियन कमीशन भी इसे कहते हैं। ये कोई मतलब ऐसी नहीं थी कि ये ब्रिटिश, सॉरी, जो लॉर्ड एनॉर्थ थे उन्होंने ही चेक करने के लिए कंपनी कामों को बना दी। जैसे प्रधानमंत्री के पास शक्तियां होती हैं उस तरीके की, तो ये वैसी ही। ओके सर। लिखिए तो इसमें इसमें लिखना बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, by the regulating act of 1773, the company's administration was regulated in both England and India. In both England and India. ठीक है? अब इसमें लिखना अगले पॉइंट में, द रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड, द रिफॉर्म्स इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन के स्तर पर सुधार। इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन के स्तर पर सुधार। ठीक है? लिखना इसमें पहला पॉइंट, द रेगुलेटिंग एक्ट रेज द क्वालिफिकेशन। भाई क्वालिफिकेशन ही तो है ना कि पहले 500 पाउंड अब 1000 हो गया। रेज द क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स and court of directors in the company and court of directors in the company। ठीक है? अंग्रेजी में लिखना और इसके आगे ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम 500 to 1000 पाउंड, ब्रैकेट बंद। और दूसरा ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम 1000 पाउंड टू 2000। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 2000 के हो गए। अब उनकी शेयर 2000 का होना चाहिए कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट, और प्रोपराइटर्स का जो होना चाहिए वो 1000 का होना चाहिए। ठीक है? हिंदी में लिख लिया?
हिंदी में लिखो। विनियामक अधिनियम ने कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए योग्यता में वृद्धि कर दी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1500 टू 1000 पाउंड और 1000 टू 2000 पाउंड, ये दोनों लेवल पर कर दी गई। दूसरा लिखिए अब, दिस एक्ट प्रोवाइड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस एक्ट प्रोवाइड द डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल on the company's administration in India। इस अधिनियम ने सीधे तौर पर पहली बार कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की। Now the directors were required to send all the reports from India to Chancellor of Exchequer and Secretary of State। सर चांसलर ऑफ एक्सचेकर, EXCHEQUER, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को कहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर, तो ब्रैकेट में फाइनेंस मिनिस्टर लिख लेना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है फॉरेन मिनिस्टर। भारत से आने वाली जितनी भी रिपोर्ट थी इन दोनों को देनी थी। अब वो आप समझ ही जाओगे, फाइनेंस वाली जो रिपोर्ट थी रेवेन्यू से संबंधित वो को देनी थी, और मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो रिपोर्ट थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देनी थी। ठीक है ना। अच्छा, अंग्रेजी में लिख लिया ना ये, हिंदी में नहीं लिखा गया तो लिखो हिंदी में। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत से आने वाले सभी प्रतिवेदनों को अर्थ मंत्री एवं विदेश मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना था। अर्थ मंत्री एवं विदेश मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस प्रकार ब्रिटिश मामलों पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ, या कंपनी के मामलों पर, सॉरी, इस प्रकार कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण शुरू हुआ। एंड so the parliamentary control was started
ऑन कंपनीज मैटर। ठीक है, ये तो इंग्लैंड में चेंज हुआ। अब इसमें भारत में देख लेते हैं। तो अगला इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में कंपनी के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। ठीक है, इसे यहां तक रखते हैं आज, आगे इसे कल कर लेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। बाकी और भी तो बताओ कोई, सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है। अब आपको मुझे लगता है कि इसके सारे जो प्रोविजंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो बैकग्राउंड आपको समझाया है सारे के सारे प्रोविजन उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। उन्हीं चीजों को एड्रेस करने के लिए इसमें प्रोविजंस को डाला गया और इसी से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन जाता है इंडिया में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए किताबों में यहीं से शुरुआत भी करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जब पढ़ा होगा। पढ़ा था आपसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट? हाँ जी, पढ़ा था। यस सर, पढ़ा तो था बट सब मिक्सअप हो गया था, पता ही नहीं चला। क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं देखा होगा ना, अभी बैकग्राउंड तो नहीं। कुछ याद ही नहीं है क्या पढ़ा था। वो बैकग्राउंड अब आपको याद रहेगा, क्योंकि अब बैकग्राउंड का पता चल गया है, बेस का क्लियर है, तो अब आगे आ जाएगा। चलिए ठीक है, रखते हैं यहाँ तक, फिर कल करते हैं आगे। तो कल माने कि नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।